हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में जो हमारा सबसे डोमिनेंट ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिक फीचर्स देखेंगे, कौन से फीचर हैं जो एंजियोस्पर्म को डोमिनेंट बनाते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जब बात करते हैं तो आपको पता है ये इनको फेनेरोजेम्स के अंदर रखा जाता है, और फेनेरोजेम्स में ऐसे ग्रुप को रखते हैं हम जहां पर सीड हो या फिर फ्लावर हो या फिर फ्रूट हो। तो एंजियोस्पर्म में आपको पता है यहाँ पर आपको सीड भी देखने को मिल जाएंगे, फ्लावर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा। ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक फ्लावर देखने को मिल रहा, और फ्लावर में भी आपको पता है फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कौन सा पार्ट होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बेसिकली बात करें, जब बात करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट की जिनमें हमारे एंजियोस्पर्म आते हैं, तो एंजियोस्पर्म की जब बात आते हैं तो फ्लावर जब आता है तो फ्लावर में आपको पता है 4 यूनिट हम पढ़ते हैं। इस पहला जो कि होता है कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम एंड देन गाइनोसियम। एंड्रोसियम को यहाँ पर हम मेल के रूप में पढ़ते हैं, और गाइनोसियम जो होती है वो फीमेल यूनिट के रूप में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल्स में अगर बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक के कौन बेसिक फीचर्स हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एंजियोस्पर्मिक को सबसे डोमिनेंट बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म की जब बात करते हैं तो उससे पहले जो ग्रुप हम पढ़ चुके हैं वो था हमारा जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म की जब बात करते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा है कि सीड प्रेजेंट है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म को भी हम फेनेरोगेम्स के अंदर रखते हैं। फेनेरोगेम्स में आपको पता है जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, दो ग्रुप हैं जो फेनेरोजेम्स में आते हैं। बाकी अगर बात कर लें, टेरिडोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, और आल्सो जो एल्गी वाला पार्ट है वो इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पर सीड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ना तो फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ना ही फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म की जब बात करते हैं तो वहां पर आपको सीड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सीड फॉर्मेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने पढ़ भी लिया है, अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो देखा था जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में वहां पर जो सीड फॉर्मेशन हो रहा था वो ओव्यूल से डायरेक्ट डेवलपमेंट होके फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या कर रहा था? सीड का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन आपने देखा था जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कोई भी ओवरी वॉल जैसी संरचना नहीं प्रेजेंट थी, और ना ही वहां पर कोई फ्रूट डेवलप था। फ्रूट होता क्या है बेसिकली? तो वो फर्टिलाइज ओवरी होती है, जो कि किससे डेवलप होती है? तो आपको पता है फर्टिलाइज ओवरी डेवलप होके फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। अब जब फ्रूट ही नहीं था, सॉरी, जब ओवरी ही नहीं प्रेजेंट है तो वहां पर फ्रूट फॉर्मेशन भी हमने नहीं देखा था। इसीलिए जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं उनको नेकेड सीडेड प्लांट भी बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जैसा कि हमने देखा कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, कोई भी वॉल से या कोई भी कोट से कोई जैकेट लेयर उनके ऊपर डेवलप नहीं होती है। इन द एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। The pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flower. फ्लावर कौन सा पार्ट होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये होता है इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट। दो पार्ट होते हैं बेसिकली किसी भी प्लांट की जब बात करते हैं तो दो टाइप के हमको वहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है या फिर जो ओव्यूल हो गया, ठीक है, वो भी रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनता है। फर्टिलाइज ओवरी हो गई, ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बेसिकली हम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें कंसीडर करते हैं फ्लावर को। और वेजिटेटिव पार्ट की बात कर ले यहाँ पर, तो वेजिटेटिव पार्ट में आपको पता है कौन सी चीजें आती हैं? वेजिटेटिव पार्ट, तो इसमें क्या आता है? इसमें लीफ हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, और क्या? रूट हो गया।
ये सारे पार्ट किस में आते हैं, तो ये वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे दो पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट बॉडी में, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरा होगा वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में जनरली लीफ, स्टेम, रूट आएगा और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसमें फ्लावर आएगा। फ्लावर के फलस्वरूप और संरचनाएं बनती हैं जिससे फिर आपको पता है एम्ब्रियो सेक बनेगा या ओव्यूल बने, ये जो भी संरचनाएं बनती हैं वो फ्लावर के बाद बनती हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर फ्लावर आपको फुल डेवलप मिलेगा, किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, जहां पर फ्लावर आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। क्लियर, चलिए। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ये फ्रूट क्या होते हैं, तो ये फर्टिलाइज ओवरी होते हैं। ओवरी और ओव्यूल दो पार्ट हमने पढ़े हैं, ओव्यूल हो गए और ओवरी हो गई, है ना। तो ओवरी फर्टिलाइज होके क्या बनाती है, यहाँ पर ये फ्रूट फॉर्मेशन करती है, फ्रूट का निर्माण करती है। और ओव्यूल फर्टिलाइज होके क्या बनाता था, सीड बनाता था। हमने देखा था जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में सीड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पर ओव्यूल प्रेजेंट था, बट ओव्यूल के बाहर आपको कोई कोटिंग या फिर कोई भी ओवरी नहीं देखने को मिल रही थी। इसीलिए ये जो ओव्यूल थे ये नेकेड सीडेड प्लांट नेकेड सीड में ग्रोथ हो रहा था, ये इनका डेवलपमेंट हो रहा था, इसीलिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हम नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। बट यहाँ पर आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट क्या होता है, फ्रूट ओव्यूल को चारों तरफ से घेरे रहता है। जैसा कि ये मान लीजिए ओव्यूल है, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपको ऐसी ओवरी देखने को मिलेगी जो कि क्या होगा, फ्रूट का निर्माण करेगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये ओव्यूल हो गया, ये सीड होता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनका जो सीड होता है वो फल के अंदर होता है, और वो फल क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो फर्टिलाइज ओवरी होता है। तो फर्टिलाइज ओवरी ओव्यूल को इनक्लोज्ड करती है, या फिर कह सकते हैं कि बाहर से जो आवरण बनाती है वो बनाता है फ्रूट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपको फल दिखाई दे रहे हैं तरह तरह के। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो देखने को मिल रहा है ये है सीड, सीड आपको देखने को मिल रहा है। और सीड आपको पता है ये क्या है, ये फर्टिलाइज्ड, इसको कहेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये, जिसको क्या बोलते हैं, इनको सीड बोलेंगे। और ये जो पेरिकार्प दिख रहा है इसको पेरिकार्प भी बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि आम का जो गूदा होता है, जो खाने वाला पार्ट होता है वो उसका पेरिकार्प होता है। पपीता हो गया, ये सारे पार्ट आपको क्या है, इसको हम फ्रूट बोलेंगे, है ना, खाते हैं आप सब लोग। तो ये फ्रूट वाला पार्ट क्या है, ये बेसिकली फर्टिलाइज ओवरी है, ध्यान रखेंगे। ये क्या होती है, ये फर्टिलाइज्ड ओवरी है जो कि फ्रूट का निर्माण करती है। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये मैक्सिमम सबने देखा होगा, जो मैक्सिमम आपको फल के अंदर जो बीज मिलेंगे वो मिलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। और ये फल बेसिकली जो फल है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्टिलाइज ओवरी है, और जो इनके अंदर बीज हैं ये फर्टिलाइज ओव्यूल हैं जो कि सीड का निर्माण करते हैं। क्लियर। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म के ग्रुप को ही हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और फ्लावर ही मेन रिप्रोडक्शन के लिए एक तरह से मेन पार्ट होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या है, अब इसमें भी फ्लावर में भी हम कई सारे पार्ट पढ़ते हैं। बेसिकली 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है, कैलेक्स, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। एंड्रोसियम यहाँ पर मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम की जो यूनिट है वो स्टेमेन होगी, और जो गाइनोसियम है उसकी यूनिट को कार्पल बोलते हैं। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, फिलहाल डिटेल्स में ये सब चीजें हम आगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमको फोकस किस चीज पर करना है, एंजियोस्पर्म का जो ग्रोथ है उस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात आती है कि एंजियोस्पर्म क्यों डोमिनेंट हुए, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फीचर हैं जो एंजियोस्पर्म को सबसे डोमिनेंट बनाते हैं, उसका रीजन क्या है। एंजियोस्पर्म राइज टू डोमिनेंस, देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स वेरी अबंडेंट इन फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ लेट क्रिस्टेशियस पीरियड। जब क्या हुआ, देखिए हम पढ़ते हैं
जब हम पढ़ रहे थे बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की, तो एक समय पर हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट थे जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे। और अगर बात करें तो वो कौन सा पीरियड था, वो था मीजोजोइक इरा। ये मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे ज्यादा डोमिनेंस अगर बात करें कि कौन से इरा में देखने को मिली थी, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो मीजोजोइक इरा में देखने को मिल रही थी। और मीजोजोइक इरा में ही जिस टाइम बेसिकली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट डोमिनेट कर रहे थे, उसी टाइम अगर पृथ्वी पर जीवों में बात करते हैं, हम एनिमल्स में बात करते हैं, तो एनिमल्स में उसको रेप्टाइल्स की गोल्डन एज बोला जाता है। और रेप्टाइल्स में डायनासोर्स उस टाइम सबसे ज्यादा हावी थे पूरे पृथ्वी में, ये माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उन्होंने डोमिनेट करना चालू किया और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गए। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ऐसा बोला जाता है या ऐसा माना जाता है कि जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ग्रोथ हुई, और ये कब हुई, ज्यादातर आप ये माना जाता है क्रिस्टेशियस पीरियड के दौरान। सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट एज मानी जाती है, ये मानी जाती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर बात करें क्रिस्टेशियस पीरियड में। और ऐसा माना जाता है कि जब डोमिनेंट किए तो धीरे धीरे फिर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का यूज कम हुआ और वो फॉसिल के रूप में आपको देखने को मिले। और दूसरे साइड जो एनिमल्स थे, जिनकी बात कर रहे हैं हम डायनासोर्स की, तो जब वो डोमिनेट कर रहे थे, ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो सुइटेबल भोजन था उनके लिए वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही थे। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के जो सीड थे और जो उनकी पत्तियां थे, उसी को खाकर डायनासोर्स बेसिकली जो हर्बेसियस या हर्बीवोरस थे वो उनको खाते थे, और जो कार्निवोरस थे फिर वो हर्बीवोरस डायनासोर्स को खाते थे। तो उनका एक तरह से मेन सोर्स ऑफ फूड क्या था, तो वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बेसिकली पत्तियां हो गई, उनके सीड को खाकर वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने डोमिनेट करना चालू किया, तो धीरे धीरे फिर हुआ क्या कि बेसिकली ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो अच्छे नहीं थे। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो डायनासोर्स हैं उनके रेफरेंस में। ऐसा माना गया है कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें क्या हुआ, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम क्यों हुई, और उसका रीजन बताया जाता है चलिए देखिए, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ उनकी कम हुई। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने डोमिनेट करना चालू किया, और जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट डोमिनेट किए तो ह्यूमंस की भी बात करें, हम लोग भी जो यूज करते हैं जनरली, तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही बात करते हैं, उन्हीं का यूज करते हैं खाने के रूप में। एडिबल सीड हो गए, उनका फ्रूट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे यूज करने लगे। तो धीरे धीरे जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने ग्रोथ करना चालू किया, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट फॉसिल रूप में आने लग गए। और सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है कि डायनासोर्स का जो विलोपन हुआ वो कैसे विलुप्त हुए, तो ये माना जाता है कि जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट डोमिनेट कर गए धरती पर, जब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की संख्या कम हो गई, तो जो डायनासोर्स है बेसिकली उनका फूड क्या था, वो मेन रूप से डिपेंडेंट थे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पर। अब प्लांट ही नहीं है तो वो खाएंगे क्या, और ऐसा बोला जाता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे वो सुइटेबल नहीं थे उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सीड क्या थे, टॉक्सिक थे, जिसमें जहर होता है। तो वो खाकर कई सारे डायनासोर्स फिर ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे वो खत्म हो गए, ऐसा माना जाता है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर यह भी आती है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट डोमिनेंट नेचर के इसलिए हुए क्योंकि इनमें वेल डेवलप फ्रूट मिलेगा, वेल डेवलप फ्लावर मिलेगा, वेल डेवलप सीड मिलेगा। आल्सो इसमें आपने क्या पढ़ा है, वेल डेवलप जाइलम वेसल्स हो गई और फ्लोएम वेसल्स, सारी चीजें यहाँ पर डेवलप मिली। तो ये धीरे धीरे डोमिनेंट किए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर। और सबसे ज्यादा बात करें कि इसमें जो रोल था किसका, ह्यूमंस का था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी ह्यूमंस की ही है, और ह्यूमंस ने फिर सबसे ज्यादा उपयोग करना चालू किया किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो क्या होगा, जिस चीज का आप ज्यादा उपयोग करोगे वो ज्यादा फिर आपको एक तरह से पैदा भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हुआ कि प्रकृति में फिर धीरे धीरे जैसे यूज होना चालू हुआ, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने और फिर अपना ग्रोथ किया, ठीक है। ह्यूमंस प्ले रोल इन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ड्यूरिंग क्वाड्रेटिव पीरियड। ह्यूमंस ने फिर अच्छा रोल, एक तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमंस ने बहुत सारा यूज किया, जैसे कि खाने के रूप में इनके सीड को यूज किया, ठीक है, फ्रूट को यूज किया,
आल्सो इनके स्टेम हो गए, उसका लकड़ी का यूज किया। तो अलग अलग तरीके से ह्यूमंस ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को यूज किया। प्रोटो इसका फिर क्या हुआ, प्रोटो एग्रीकल्चर एक तरह से कह सकते हैं कि हमने यूज किया, और उसके साथ साथ जैसे यूज करते हैं, जैसे कि चना हो गया, दालें हो गई, है ना, तो इनका जब यूज करते हैं तो उनको उगाना भी पड़ेगा। तो फिर एग्रीकल्चर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एग्रीकल्चर भी करना चालू किया। डिड नॉट सो सीड इन जियोमेट्रिक पैटर्न एंड टिल द लैंड यूज्ड फायर used fire pruning, selective harvesting and sowing without cultivation। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इनका हार्वेस्टिंग चालू हुई और इनको फिर लोगों ने यूज करना चालू किया। तो उसी तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट भी डोमिनेंस किए। करेक्ट। चलिए और आगे देखते हैं। The angiosperms are exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitat। ये आपको हर हैबिटेट में देखने को मिल जाएंगे। कैसे? हाइड्रोफाइट्स भी मिल जाएंगे जो आपको जल में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आल्सो आपको जीरोफाइट्स भी मिल जाएंगे जो सूखी जगह पर, जैसे डिजर्ट हो गया, वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और मीजोफाइट्स जो जनरली आपको लैंड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली हर हैबिटेट में आपको ये प्लांट ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से प्लांट ग्रुप हैं तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 कैटेगरी मैक्सिमम आपको याद रखनी है। पहला है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा जीरोफाइट्स बोल सकते हैं, एंड नेक्स्ट है वो है मीजोफाइट्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी मेनली आपको देखने को मिल जाएंगी। हाइड्रोफाइट्स ये आपको मैक्सिमम कहां पर मिलेंगे तो वाटर में, ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर। जहां पर वाटर होगा वहां पर आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिल जाएंगे। जीरोफाइट्स की बात करते हैं तो ऐसे प्लांट जो सूखी जगह पर आपको, जहां पर जैसे रेगिस्तान हो गया, डिजर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिजर्ट। एंड मीजोफाइट्स की जब बात करते हैं तो ये कह सकते हो कि जो लैंडेड प्लांट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जो जनरली आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 टाइप के, तीनों डोमिनेंस, तीनों हैबिटेट में आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिल जाएंगे। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। अच्छा, एक चीज आप बताओगे, अब कमेंट में आप लिख के हमको बताओगे कि सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म वो कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, चलो कमेंट में लिख के भेजेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे छोटा जो प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो वॉल्फिया है। ध्यान रखेंगे कौन सा है, वॉल्फिया है, और सबसे बड़ा यूकेलिप्टस है। ये दोनों याद रखेंगे क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा सूक्ष्म पौधे के रूप में देखने को मिलता है, वो है वॉल्फिया। और सबसे बड़ा यूकेलिप्टस, ये पेड़ सबने देखा होगा अपने आसपास, जो कि आपको पता है 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। एक चीज मैंने आपको जब जिम्नोस्पर्म बताई थी तो वहां पर मैंने पढ़ाया था कि धरती पर जो अभी तक की सबसे लंबी प्लांट के रूप में जाने गए हैं वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के जिम्नोस्पर्म्स के ही पौधे हैं। और वो कौन सा पौधा है उसका फिगर भी मैंने दिखाया था। तो आप बताओगे कौन सा पौधा है जिम्नोस्पर्म में जो सबसे लंबा पौधा होता है, और उसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, वो लगभग 400 फीट लंबा था। ठीक है, 400 फीट लंबा, ऐसा इतना लंबा पौधा था। वो पौधा कौन सा था मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several others commercial importance प्रोडक्ट। हम इनका यूज कैसे करते हैं तो फूड के रूप में, इनके सीड का, है ना, फल का खाने के रूप में यूज करते हैं, फोडर के रूप में, फ्यूल के रूप में, इनसे फ्यूल निकलता है उसके रूप में, मेडिसिन के रूप में बहुत यूज करते हैं, और बाकी बहुत सारे अदर कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, किनसे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हमको 2 कैटेगरी में पढ़ना है। कौन कौन सी कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, एक है डाइकोटिलेडॉन्स और दूसरे हैं मोनोकोटिलेडॉन्स। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं डाइकोटिलेडॉन्स और
मोनोकोटिलेडॉन्स। इनका अगर डिवीजन की बात करते हैं तो किस आधार पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डिवीजन किया जाता है वो ध्यान रखेंगे। प्रेजेंस ऑफ कोटिलेडॉन्स। कोटिलेडॉन्स क्या होते हैं, तो एम्ब्रियो के अंदर जो पार्ट होते हैं बेसिकली, जैसे कि आप मूंगफली का छिलका देखो, चना का छिलका चना का जो बीज होता है उसको देखो, मूंगफली का जो बीज होता है उसको देखो, तो उसका अगर छिलका आप निकालोगे और वो अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसको डाइकोटिलेडॉन्स बोलेंगे। अगर वो सिंगल पार्ट में है, मतलब कि बीज है और वो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे चावल का दाना हो गया, गेहूं का दाना हो गया, क्या वो दो पार्ट में डिवाइड होता है? अब ऐसा मत कहिएगा कि हम कूट के इसको अलग करेंगे, तोड़ के अलग करेंगे, तब दो पार्ट में डिवाइड कैसे नहीं होता है। इन जनरली जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि चना का आप बीज लेते हो तो उसका जो कोट है उसको बाहर से आप अलग करते हो तो उसमें देखते हो दो दाने आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम डाइकोटिलेडॉन्स में रखते हैं क्योंकि वहां पर आपको दो कोटिलेडॉन्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्लांट या ऐसे बीज जहां पर आपको सिंगल एक तरह से बीज देखने को मिलेगा उसमें कोटिलेडॉन्स नहीं होंगे, सिंगल होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो उसको हम मोनोकॉट्स में रखेंगे। तो इसी कैटेगरी के आधार पर सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करेक्ट। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स देखा हमने। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जो पौधा होता है वो होता है वोल्फिया, ऐसा होता है। ये आप देख सकते हो, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और ये इतना छोटा है कि आप इसको क्लियरली देख नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे छोटी छोटी, जैसे एल्गी हो गई, वैसे पढ़ा था ना हमने। ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। और बड़ी ट्री में सबसे बड़ा प्लांट जो आता है वो है यूकेलिप्टस, जो 100 मीटर्स तक लंबा हो सकता है। और ये सबने देखा होगा, अपने घरों के आसपास देखा होगा, है ना, ये यूकेलिप्टस आपने देखा होगा। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स। इसमें आपको टू कोटिलेडॉन्स देखने को मिलेंगे, चलिए, और इसमें वन कोटिलेडॉन्स देखने को मिलेगा। वन कोटिलेडॉन्स आपको जनरली एग्जांपल मैंने बताया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, और दो कोटिलेडॉन्स मैक्सिमम जो लेगुमिनेसी की फैमिली है या जिसमें दालें आती हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगी डाइकोट्स में। आल्सो जैसे कि आम का पौधा हो गया, आम का बीज आपने कभी देखा होगा, तो अगर उसको तोड़कर आप अंदर देखो तो उसमें भी दो कोटिलेडॉन्स होते हैं, वो भी डाइकोट में आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं डाइकोटिलेडॉन्स की। दे हैव टू कोटिलेडॉन्स इन सीड्स। इनके सीड में आपको दो कोटिलेडॉन्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। रेटिकुलेटेड वेनेशन देखने को मिलता है, इनमें रेटिकुलेटेड वेनेशन देखने को मिलता है। लीव्स में, क्लियर। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लावर रोल। अगर किसी फ्लावर में आपने देखा और उसमें क्या है, उसके जो पार्ट है बेसिकली अगर वो 5 पार्ट में है या 4 पार्ट में है, तो ये आप समझ सकते हो कि एक ऐसा प्लांट है, डाइकोट्स का एक प्लांट है। टेट्रामेरस हो सकता है, 4 पार्ट हो सकते हैं, या फिर पेंटामेरस हो सकता है, 5 पार्ट हो सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये या तो ऐसे 4 पार्ट में होगा या फिर ये 5 पार्ट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये एक तरह से पहचान है जो डाइकोट्स के प्लांट हैं, जो डाइकोट्स की एक तरह से करेक्टर्स है। तो आपको फ्लावर देख के भी पता चल जाएगा कि ये डाइकोट का फ्लावर है या फिर मोनोकोट का फ्लावर है। मोनोकोट में आपको दो देखने को मिलेंगे, दो पार्ट देखने को मिलेंगे, या फिर 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन डाइकोट्स में आपको 4 या फिर 5 देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए डाइकोटिलेडॉन्स की बात करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग टू कोटिलेडॉन्स, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि ऐसे पौधे जिनके बीज में आपको दो कोटिलेडॉन्स मिलेंगे उनको डाइकोट्स में रखेंगे। कोई बात नहीं, देख चुके हैं हम। रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स एंड टेंटामेरस और पेंटामेरस फ्लावर देखने को मिलेगा, दैट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल रोब्स, ये भी हम देख चुके हैं। ऐसा होगा कि 4 आपको क्या है, 4 रोल देखने को मिलेंगी, है ना, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा 5 देखने को मिलता है कि 5 पार्ट में आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा।
ये टेट्रामेरस हो गया, सॉरी ये टेट्रामेरस हो सकता है या फिर पेंटामेरस हो सकता है। मतलब कि फ्लावर में आपको 4 पार्ट, 4 कली देखने को मिलते हैं, सीधे सीधे बोले, या फिर 5 कली देखने को मिल जाती हैं। ये आपको किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है, ये डाइकोटिलेडॉन्स में याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ग्रुप है हमारा वो है मोनोकोटिलेडॉन्स। इसमें आपको 1 कोटिलेडॉन्स देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है लीव्स में, लीव्स में पैरेलल वेनेशन। और दूसरा अभी जो हमने पढ़ा ये था रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है कि जब पत्तियों में क्या है ना, वेन्स जो होती हैं, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, कॉमनली अगर ये क्या है, पत्ती है, और इसमें अगर ऐसे जाके फिर ये छोटी छोटी धारियों में क्या हो रहा है, वेन्स, या फिर जिनको आप कह सकते हो कि धारियां जो देखने को मिल रही हैं वो ऐसे डिवाइड हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जब पत्ती ऐसी दिखाई दे रही है और ऐसे में आपको देखने को मिल रहा कि अलग अलग शाखा, जैसे कि एक ये मेन ब्रांच निकलेगी, सॉरी एक ये मेन ब्रांच निकलेगी और उससे फिर ये कई सारी ऐसी आपको वेन्स देखने को मिल जाएंगी, तो इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। दूसरा आता है ये पैरेलल वेनेशन। जब आपको ऐसी पत्ती देखने को मिलेगी जिसमें सीधे सीधे धारियां देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आपने ऐसा देखा होगा, है ना, गेहूं की पत्ती देखी होगी, तो आपको ऐसे सीधी धारियां इसमें देखने को मिलती हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये आपको मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगी। ट्राइमेरस फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल रोल। आपको 3 टाइप के कली देखने को मिलेगी। ये जो कली बनती है इनमें ये 3 बनेगी, 3 बनेगी, ये आपने देखा होगा मोनोकोटिलिडॉन्स में, जो कि एक कॉर्न है। कॉर्न आपको पता है जो मक्का का दाना होता है ना, आप खाते हो कॉर्न, पॉपकॉर्न जो खाते हैं, तो वो जो मक्के का दाना होता है वो भी सिंगल कोटिलिडॉन्स में होता है और उसकी पत्तियां आपने देखी होंगी। ठीक है, अब जब जाना और अगर कॉर्न खरीदना तो देखना, तो उसका जो पत्ता होगा उसमें आपको ऐसे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेंगे, जैसा ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा वेनेशन आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। और आल्सो आपको इनका जो फ्लावर है वो 3 वेनेशन में या 3 रोल इनमें देखने को मिल जाएंगे ऐसे। पेंटामेरस या टेट्रामेरस डाइकोटिलिडॉन्स में, और ट्राइमेरस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मोनोकोटिलिडॉन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में। मोनोकॉट्स में आपको सिंगल कोटिलिडॉन्स मिलेगा। जो भी एम्ब्रियो है या जो सीड है वो सिंगल बीज के रूप में होगा, उसको आप तोड़कर अलग नहीं कर सकते हो। डाइकॉट्स में आपको ऐसे 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। इसका जो बाहर वाला पार्ट है एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल का अगर छिलका निकालोगे या सीड का आप छिलका निकालोगे तो वो 2 पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनकी पत्ती की बात करते हैं। लॉन्ग नैरो लीफ देखने को मिलेगी और पैरेलल वेन्स देखने को मिलेंगी। ऐसी सीधी सीधी धारियां आपको मोनोकॉट्स के प्लांट में देखने को मिलेंगी। इनकी जो पत्तियां हैं वो लंबी होंगी, ठीक है, लंबी होंगी, पतली होंगी, और आल्सो यहाँ पर पैरेलल वेन्स देखने को मिलेंगी। दूसरा जो डाइकॉट प्लांट है उसके ब्रॉड पत्तियां देखने को मिलती है, मतलब चौड़ी पत्तियां होती हैं। आल्सो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ वेन्स देखने को मिलती है, मतलब इनमें जो पत्तियां हैं वो ऐसी होंगी, ठीक है, और इनमें नेटवर्क होगा, ऐसे फैला हुआ जाल होगा एक तरह से वेन्स का, जो छोटी छोटी धारियां होंगी। ठीक है, वेस्कुलर बंडल स्केडर्ड मिलेंगे किसमें, मोनोकॉट में। ये क्या है आगे हम पढ़ेंगे, जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल आप याद रखोगे कि वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड होते हैं और इनके वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, किसके, डाइकॉट्स के। डाइकॉट्स के जो जाइलम है, वेसल्स, सॉरी जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, वो रिंग में होते हैं। और डाइकॉट्स में आपको सेकेंडरी रूट देखने को मिलती है, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्लोरल पार्ट इन मैक्सिमम ऑफ 3, यहाँ पर 3 पार्ट में आपको फ्लोरल पार्ट देखने को मिल जाएंगे, या इसी को ट्राइमेरस कंडीशन बोलते हैं। ये 3 टाइप में ऐसे जो कली बोलते हैं ना आप, ये इस तरह देखने को मिलेंगे मैक्सिमम आपको ये मोनोकॉट्स के प्लांट में। और डाइकॉट्स के प्लांट में आपको 4 देखने को मिल जाएंगे।
या 4 से अधिक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे देखा होगा आपने। तो ये आपको अंतर बेसिक चीजें हैं जो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के अंतर के रूप में आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के और कुछ बेसिक अंतर हैं। सीड की बात की, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत यूज आएगा। इसमें आपको देखिए मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडॉन्स मिलेगा, डाइकॉट में आपको 2 कॉटिलेडॉन्स मिलेंगे। इनमें फाइब्रस रूट होती है और इनमें टैप रूट सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट में आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। वैस्कुलर बंडल इनमें स्केटर्ड होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, अलग अलग जगह पर फैले हुए होंगे, जैसा कि इसमें आपको देखने को मिल रहा। और जो डाइकॉट्स प्लांट है उसमें रिंग में होते हैं, ये एक ऐसी रिंग जैसी संरचना बनाते हैं। लीफ की बात करें, पैरेलल वेन्स देखने को मिलती है, ये जो लीफ है आपको ऐसी सीधी देखने को मिलेगी, नैरो मिलेगी, पतली सी, और ये सॉरी ऐसी पैरेलल वेन्स, ये सीधे सीधे वेन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। वहीं नेट लाइक वेन्स आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, जाल के समान संरचना जो पत्ती होती है ऐसी पत्ती में आपको देखने को मिलेंगी, ये होगी डाइकॉट्स प्लांट की। तो आप पत्तियों को देखकर भी पहचान सकते हो। नेक्स्ट है वो है मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स में आपको रोल देखने को मिलेंगे, फ्लावर में 3 होंगे या फिर 3 के मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट है वो है डाइकॉट्स के लिए, तो डाइकॉट्स में 4 होंगे या तो 5 होंगे। तो ये बेसिक अंतर है। यदि आपसे कोई पूछता है कि कोई प्लांट आपको दिखाया गया कि ये लो फ्लावर है इसका, ठीक है, इसका रूट है, इसका स्टेम है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये मोनोकॉट का है कि ये डाइकॉट का है? तो ये बेसिक अंतर है। अगर रूट में आप फाइब्रस रूट देख रहे हो तो दैट मीन्स कि वो मोनोकॉट की रूट है। यदि टैप रूट सिस्टम देख रहे हो तो वो डाइकॉट की रूट होगी। नेक्स्ट बात करें अगर इनके वेस्कुलर बंडल की तने की बात करते हैं तो मोनोकॉट में अगर वेस्कुलर बंडल आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्केटर्ड फॉर्म में, मतलब बिखरा हुआ फॉर्म में देखने को मिल रहा, तो ये मोनोकॉट का तना हो सकता है। यदि रिंग में दिख रहा तो आप कह सकते हो ये डाइकॉट का तना है। क्लियर? अगर लीफ कोई दे और मान लीजिए 2 पत्तियां आपको दी गई और कहे कि पहचानो ये कौन सा डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है, तो डाइकॉट में आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट्स की जो पत्ती है उसमें जो वेन्स सिस्टम जो वेन्स देखने को मिलेंगी वो बेसिकली फैली हुई देखने को मिलेंगी, ऐसी नेट लाइक वेन्स देखने को मिलेंगी। क्लियर? और जो लीफ होगी किसकी, मोनोकॉट की, उसमें आपको पैरेलल वेन्स देखने को मिलेंगी। फ्लावर की बात करें तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 के रोल में होंगे और इसमें 4 या फिर 5 के रोल में होंगे। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देखा कौन सा है, फ्लावर। तो फ्लावर की बात करते हैं। बेसिकली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज स्टेमन, स्टेमन जो कि एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन, और मेल सेक्स ऑर्गन का मेन पार्ट होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, यहाँ पर स्टेमन है। क्लियर? ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप, स्टेमन के टिप पर क्या होगा, एंथर देखने को मिलेगा। और दूसरा जो अभी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं फीमेल में, तो वहां पर आपको स्टिग्मा देखने को मिलेगा जो कि ओवरी का पार्ट होता है। तो यही रिप्रोडक्शन में मेन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। विद इन द एंथर्स द पॉलन मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस to produce microspores which matures into pollen grain। ये pollen grain बनती कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ये एंथर्स पर बनती हैं। कहाँ बनती हैं, एंथर में बनती हैं। और एंथर पार्ट किसका है, स्टेमन का ही पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर में देखने को मिलेगा। चलिए एंथर में क्या होगा, यहाँ पर आपको पॉलन मदर सेल देखने को मिलेंगी जिनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा,
माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा जो कि पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं, और यही पॉलन ग्रेन फिर कहाँ जाएंगी, स्टिग्मा ओवरी के पास जाएंगी, और ओवरी से फर्टिलाइज होके फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये आपको देखने को मिल रहा, ये आपको एक फ्लावर देखने को मिल रहा, ये आपको एंथर पार्ट देखने को मिल रहा, फिलामेंट जिससे ये लगा होता है, ठीक है, ये एंथर देखने को मिल रहा, और यहाँ पर ये जो डेवलप हुई है ये है पॉलन ग्रेन। एंड्रोसियम है, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, पॉलन ग्रेन आपको एंथर में स्टोर्ड मिलेंगी। माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पॉलन ग्रेन डेवलप हुई मिलती हैं। क्लियर। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले देखिए, ये आपको क्लियर फ्लावर के पार्ट देखने को मिल रहे हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवलिंग के लिए क्वेश्चन आता है, तो पहले ये ध्यान से पढ़ लेंगे। ये देखिए एंथर और फिलामेंट ये किसके पार्ट हैं, ये स्टेमन के पार्ट हैं, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा है, ये है कार्पल, या इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखने को मिल जाएगी। इसको आप लिख लो, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर। और ये क्या है, स्टेमन, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये पीटल क्या है, पीटल कैलेक्स कोरेला, ये इसके यूनिट पढ़ने वाले हैं। रिसेप्टर्स जिससे क्या होता है, ये लगा होता है। ओव्यूल आपको इसमें डेवलप मिलेंगे, और ये सेपल जो कि कैलिक्स की यूनिट होती है। पीटल क्या है, ये कोरोला है, कोरोला की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये अभी विशेष अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो है एंथर और दूसरा है ओवरी वाला पार्ट। ओवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, ओवरी के अंदर ये देखिए, ये ओवरी देखने को मिल रही, और ओवरी के अंदर ये आपको ओव्यूल लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जो पार्ट देखने को मिल रहे हैं ये ओव्यूल हैं, और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी डेवलप होके क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो सीड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा, ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है, और अगर फ्रूट यहाँ पर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरी बाहर से है, तो बाहर से ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाएगी, और अंदर सीड है तो सीड ओवरी के अंदर ही डेवलप होगा। इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम जो प्लांट हैं या जो एंजियोस्पर्मी के फल होते हैं, जो जैसे आम की बात कर ले, सेव की बात कर ले, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, बीज उनके जो देखने को मिलेंगे वो फल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि ओवरी क्या होती है, ओव्यूल को कवर किए रहती है। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है वो है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज पिस्टल। इसकी यूनिट को पिस्टल बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्वेलन ओवरी एट बेस, ए लॉन्ग सिलेंड्रल स्टाइल एंड स्टिग्मा। तीन पार्ट होते हैं पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, चलिए द मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टैमेन। ये एनसीईआरटी का फिगर है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको देखने को मिल रहा है ये एंथर है, ठीक है, और ये फिलामेंट है जो कि किसके पार्ट है, स्टेमन के पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन के। पॉलन ग्रेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पॉलन सेक मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसके फलस्वरूप वहां माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप. Within the anther, the pollen mother cells divide by meiosis to produce microspore which mature into pollen grain. ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ध्यान रखेंगे। एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन मदर सेल डिवाइड करेंगे, मियोसिस होता है उसमें, तो मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करेंगे, जिसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपको मेल गैमीट मिलेंगे। ठीक है, तो मेल गैमीट कहां पर देखने को मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। चलिए और आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, pollen grains are dispersed from the anther and carried by wind or other agencies to the stigma of a pistil. It is called pollination. Pollination क्या है, जब pollen grain बेसिकली, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहें, मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा उसके बाद फ्यूज करेगा तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं।
और पॉलिनेशन कई टाइप का हो सकता है, कीटों के माध्यम से हो सकता है जिसको हम एंटेमोफिली बोलते हैं, हवा के माध्यम से होता है वायु परागण बोलेंगे, जल के माध्यम से हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है, बट मोस्टली जो पॉलिनेशन आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है वो होता है इंसेक्ट के माध्यम से। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स में बेसिकली सुगर देखने को मिलता है जो कि उनको खाने के लिए यूज करते हैं। तो छोटे छोटे जो कीट हैं जैसे मधुमक्खी हो गई या और बहुत सारे कीट हैं, वो सुगर को खाने के लिए यूज करते हैं, फ्लावर में बैठेंगे और फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को लेके स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं। मैक्सिमम आपको जो इनमें पॉलिनेशन देखने को मिलेगा वो किसकी मदद से होता है, वो होता है बेसिकली इंसेक्ट की मदद से। और इस प्रोसेस को, इस पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली बोलते हैं, ये टर्म भी याद रखेंगे। The pollen grain germinates on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule। ये क्या होगा, ये जैसा आपको देखने को मिल रहा है, एक मधुमक्खी है, ये मेल फ्लावर पे बैठी, यहाँ से क्या हुआ, इसने एंथर पे बैठी और एंथर से बेसिकली पॉलन ग्रेन को उठाया और ये पहुंचा दिया कहाँ पर, फीमेल फ्लावर तक। तो पॉलिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए, pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind or various, हवा के माध्यम से जा सकती है या फिर बहुत सारे और प्रोसेस हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे, देख चुके हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। An ovule has a megaspore mother cell। मेगास्पोर मदर सेल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ये आपको देखने को मिलेंगी ओव्यूल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको एंथर में देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, 4 टाइप के 4 टाइप के हेप्लॉइड मेगास्पोर का जनरेशन होगा। इन 4 टाइप में 3 क्या होंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 ऑफ देम डिजनरेट एंड 1 डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बने उनमें 3 डिजनरेट हो जाएंगे और एक जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये होता है 7 सेल्ड, कैसे होता है अभी आगे हम बताते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा होता है, वो 7 सेल्ड स्टेज होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें 7 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैसे अभी आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, पॉलिनेशन ये आप देख सकते हो, पॉलन ग्रेन्स आपको कहाँ देखने को मिल रही, ये है एंथर। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये है एंथर, जो कि मेल फ्लावर का पार्ट है। यहाँ से आपको ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, डिस्पर्सल देखने को मिलेगा, मधुमक्खी हो गई, पॉलिनेटर हो गया, मैक्सिमम आपको कीट के माध्यम से देखने को मिलेगा, इंसेक्ट के माध्यम से, और ये स्टिग्मा तक पहुंचा दिया जाएगा। ये फिर स्टिग्मा से कहाँ आ जाएगा, ओव्यूल में, ओवरी में, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये पॉलिनेशन का बहुत ही एक तरह से कॉमन जरिया है, कॉमन मेथड है, जो मैक्सिमम आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। चलिए, the pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule। pollen grain क्या होगा, किसी भी इंसेक्ट के माध्यम से कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, बेसिकली फीमेल फ्लावर तक पहुंचाया जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। the pollen tube enters the embryo sac where 2 male gamete are discharged। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, पॉलन ग्रेन में आपको मेल गैमीट देखने को मिल रहे हैं और पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट आ रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में इंटर करेंगे और एम्ब्रियो सैक यहाँ पर कैसा है, ये है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड सेल किसकी है, एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो में यहाँ पर 7 सेल देखने को मिलेंगी, 8 न्यूक्लियस मिलेंगी। अब इसमें जो पॉलन ग्रेन आ रहा है, पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट है, तो एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करके क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा।
कैसे देखते हैं, वन ऑफ देम मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मेल गैमीट क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और इसको हम सिनगैमी बोलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखेंगे ये जो मेल गैमीट है ये कैसा है, n नंबर पे है, जो एग सेल है आल्सो n नंबर पे है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हेप्लॉइड। जाइगोट कैसा बनेगा, ये बनेगा 2n नंबर पे, क्लियर। दूसरा, अब एक मेल गैमीट क्या हुआ, एग सेल के साथ फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, बट एक मेल गैमीट बचा है। तो ये जो दूसरा मेल गैमीट बचा है ये किसके साथ, तो ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, जिसको PEN बोला जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये होता है 3N। कैसे कि एक तो मेल गैमीट हो गया, ये N हो गया अगेन, और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, 2N सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पर 3 सेल फ्यूज कर रही हैं, सॉरी 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियस बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा होता है, ये होता है 3N नंबर पे, क्लियर। कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, ध्यान रखेंगे, ये होता है ट्रिप्लॉयड। और एक चीज और, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, एक तो मेल गैमीट का न्यूक्लियस हो गया और 2 पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस हो गया, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी जो कि हमने देखा जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन जो कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस event is termed as double fertilization and event unique to angiosperm। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है ये। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर लें, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कहें कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये 2 फिनोमिना आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। हम देख चुके हैं कि ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, और ओवरी डेवलप होके फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। फ्रूट से ये सीड क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और ओवरी डेवलप होके फ्रूट बनाएगी, तो उसके बाहर सॉरी ये आपको बीच में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 इवेंट देखने को मिल रहे हैं, एक तो है सिनगैमी और दूसरा क्या है, वो है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में जहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन में बेसिकली आपको एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। इट इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही देखने को मिलेगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विथ 1 or 2 कॉटिलिडान्स। इसमें अब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो में 1 कॉटिलिडान्स हो सकता है या फिर 2 कॉटिलिडान्स आपको देखने को मिल सकते हैं। PEN इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म which provide nourishment to the developing embryo। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, बेसिकली डेवलपिंग जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बन रहा था उसको हमने बोला कि वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है, तो उसमें जो सिनर्जिड्स बचेंगी और पोलर न्यूक्लियाई बचेंगी, सॉरी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल वो क्या होंगी, डिजनरेट हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विथ 1 or 2 cotyledons and the PEN develops into endosperm which provide nourishment to the developing embryo।
The synergids and antipodal degenerate after fertilization. During these events, the ovule develop into seed and the ovary develop into fruit. Clear? चलिए आगे देखते हैं. The pollen tube enters the embryo sac where the 2 male gametes are discharged. One male gamete fuse with egg cell जो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा जिसको सिनगेमी बोला हमने. द अदर मेल गैमीट फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करती है जिसको हम क्या बोलते हैं 3N स्टेज में देखेंगे. Each embryo sac has a 3-celled. एक अपर्चर हो सकता है, इसमें 1 एग सेल होगी और 2 सिनर्जिड्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल होंगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी. तो इस तरह से इसमें आपको कितनी सेल देखने को मिल रही? देखिए ये 3 सेल हो गई, ठीक है, जिसमें एक अपर्चर्स हो गए, 3 सेल्ड स्टेज जिसमें आपको एक एग सेल और 2 सिनर्जिड हो गए, ठीक है. तो ये 2 सिनर्जिड हो गए और 1 क्या हो गई एग सेल. दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई. 2 क्या है यहाँ पर? पोलर न्यूक्लियाई. तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कितनी सेल हो गई? 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं. 8 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं. 8 न्यूक्लियस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? एम्ब्रियो सेक में. और 7 सेल्ड न्यूक्लियस होता है. द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये क्या बनाती है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती है, ठीक है. चलिए ये आप देख सकते हो, ये है एम्ब्रियो सेक. अब इसमें आप देखोगे ये 3 क्या है? ये एक एग सेल देखने को मिल रही. जो मैं बोल रही हूं ना, ये कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. कैसे है अभी देखते हैं. 7 सेल इसमें कौन कौन सी हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 6 हो जाएंगी. इनको सिनर्जिड्स को एक साथ लोगे और ये 7, तो ये 7 सेल हो गई. न्यूक्लियस जब गिनोगे तो अलग अलग, एक न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियस हो गए. तो इसीलिए इस एम्ब्रियो सेक को हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में गिनते हैं. क्लियर? एग सेल हो गई, सिनर्जिड्स हो गई. सिनर्जिड्स कितनी है? 2 नंबर पे हैं. एग सेल सिंगल होगी, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे और 3 एंटीपोडल सेल होंगी. इसको आप काउंट कर लो. 1 2 ये 3 हो गई, 3 2 5 और 5 3 8. 8 न्यूक्लियस यहाँ पर एम्ब्रियो सेक में देखने को मिलती हैं. क्लियर? ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि एम्ब्रियो सेक जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक है वो कितने सेल्ड स्टेज का होता है. अगर सेल्स पूछता है तो आप बताओगे 7 सेल्ड स्टेज होंगी. अगर न्यूक्लियस पूछता है कितनी न्यूक्लियस होती हैं तो आप बताओगे 8 न्यूक्लियाई होती हैं इसमें. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की. चलिए इनमें लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें आपको किस टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी. तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. आल्सो आपको यहाँ पर 2 टर्म यूज करेंगे. एक डिप्लॉन्टिक जिसको हम देखेंगे यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होती है? डोमिनेंट होती है. या कह सकते हो जो 2N जनरेशन है यहाँ पर वो डोमिनेंट होगी. ठीक है, 2N जनरेशन डोमिनेंट होगी. तो ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. देखिए शुरुआत से बात करते हैं. एंथर और स्टिग्मा, ये 2 पार्ट आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखने को मिलेंगे. एंथर में क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है. फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ओवरी या स्टिग्मा बोलेंगे. एंथर में आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे जिसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का निर्माण करेंगे जिसमें मेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेगा. ये क्या है? यहाँ पर आपको मेल गैमीट देखने को मिलेंगे. मेल गैमीट,
ठीक है, ये गैमीट्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मेल गैमीट डेवलप हुए, दूसरे साइड ये जो ओवरी है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, इसमें आपको मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। इसमें भी मियोसिस होगा और मियोसिस के फलस्वरूप 4 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। 4 में 3 डिजनरेट हो जाएंगे और एक जो बचेगा वो क्या करेगा, ये एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ये बन रहा है, सॉरी, यहाँ पर ये बन रहा है एम्ब्रियो सैक। क्लियर। और इसमें क्या है, आपको एग सेल देखने को मिलेंगी, पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगी। अब ये जो गैमीट है, 2 गैमीट यहाँ पर रिलीज होंगे, मेल गैमीट। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। ये आपको जाइगोट और ये 2n देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हो सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलेंगे। ये जाइगोट है, 2n में होगा और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिनगैमी। क्लियर। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ या एग के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा जो मेल गैमीट बचा है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल रही है, सेंट्रल न्यूक्लियस, इनके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए, ये एंडोस्पर्म बनेगा जो कि एंडोस्पर्म 3n स्टेज में होता है। अब यहाँ पर जो जाइगोट बना है ये फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और ये एम्ब्रियो फिर से स्पोरोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट होगा जो कि होगी 2n स्टेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पर 2n होती है। गैमिटोफिटिक जनरेशन जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमीट जहां पर बन रहे हैं उसको गैमिटोफिटिक जनरेशन। गैमिटोफिटिक जनरेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन का मतलब है स्पोर का फॉर्मेशन होना। तो ये जनरेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, बेसिकली ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लांट लाइफ साइकिल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब हम पढ़ रहे थे शुरुआत से, अगर बात करें प्लांट किंगडम की, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की प्लॉइडी स्टेज देखने को मिलती है। एंड आल्सो इनका जो लाइफ साइकिल होता है, किसी का हेप्लॉन्टिक होगा, किसी का डिप्लॉन्टिक होगा और किसी का हेप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हेप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक में और डिप्लॉन्टिक से हेप्लॉन्टिक में, मतलब कि n से 2n और 2n से n में ये पूरी लाइफ साइकिल आप चलती रहती है। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, पीढ़ियों का क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बेसिकली आप याद रखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता क्या है, तो n से 2n और 2n से n ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइडेड बाई माइटोसिस। माइटोसिस के बाद ये क्या होती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज में डिवाइड होती रहेगी। This ability leads to the formation of different plant body, haploid and diploid. The haploid plant body produce gametes by mitosis. ध्यान रखेंगे, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी उससे गैमीटोफाइट का निर्माण होगा और गैमीटोफाइट वो जनरेशन है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है इसको बोलेंगे आल्सो गैमीटोफाइट, जो कि n नंबर पे होगी। और दूसरी जो प्लांट बॉडी है, यही क्या है, ये n नंबर पे होगी, जिसको दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमीटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। ये कैसी है, ये होगी 2n स्ट्रक्चर में, 2n होगी, जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। हेप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय मियोसिस। ये ध्यान रखेंगे, मियोसिस होगा और इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं इसको आप लिख लो, स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, जो एनिमल्स में होती है गैमेटिक मियोसिस,
जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलेंगे स्पोरिक मेयोसिस। दीज in turn divided by mitosis to form a haploid plant body once again. Thus during this life cycle of any sexual reproductive plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophytic body and spore producing diploid sporophyte. तो ये क्या है, 2n स्टेज होगी, और गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो कैसी है, n स्टेज में होगी। तो ये क्या है, एक तरह से चक्र में चलता रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम प्लांट में। In plants, both haploid and diploid cells can divided by mitosis. This form haploid and diploid plant body. Haploid plant body को गैमेटोफाइट बोलेंगे n जनरेशन में, जो कि गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस, इट इज प्रोड्यूस टू डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, जो कि स्पोरोफाइट होगी और ये 2n नंबर पे होगी। दिस प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स बाय meiosis. Spores divided by mitosis to form a haploid plant body. Thus, during the life cycle of any sexual reproductive plant, there is an alternation of generation between gametophyte and sporophyte. ये क्या होता है, sporophyte n और 2n के बीच में ये ऐसे चलता रहता है। क्लियर? 3 टाइप की लाइफ साइकिल हो सकती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक। इनके बारे में देखते हैं। However, different plant groups as well as individual represent then differ in the flowering plant. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती है, डिप्लॉन्टिक हो सकती है और हेप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकती है। तो ये 3 टाइप की लाइफ साइकिल हो सकती है। देखते हैं कि करके इनके बारे में। पहला है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको केवल और केवल एक जगह डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और वो होता है जाइगोट। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जाइगोट क्या है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन में देखने को मिलेगा, और ये कैसा है, 2n स्ट्रक्चर में है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जाइगोट एक जगह देखने को मिलेगा जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, बाकी आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। इन दिस स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट। केवल और केवल आपको जाइगोट देखने को मिलेगा। जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स। फिर ये जाइगोट में मियोसिस होगी एंड अगेन इससे हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन को बनाएगा। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यहाँ पर फ्री लिविंग बॉडी जो जनरेशन होती है वो गैमेटोफिटिक होगी, वही डोमिनेंट होगी, फोटोसिंथेटिक होती है, और ये मैक्सिमम आपको एल्गी में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल देके पूछता है कि कौन से ग्रुप में आपको कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। एल्गी सच एज वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें आपको जो जाइगोट देखने को मिल रहा है ये केवल और केवल सिंगल स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पूरी की पूरी जनरेशन में आपको n नंबर गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट मिलेगी। क्लियर? एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। केवल और केवल एक सेल के द्वारा, जाइगोट के द्वारा यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन देखने को मिलेगी। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो फ्री लिविंग कतई नहीं होती है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जाइगोट जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के फलस्वरूप आपको पता है कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अगेन हैप्लॉयड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। The haploid spores divided mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte. यहाँ पर जो dominant stage होती है वो gametophytic body होती है। This kind of
लाइफ साइकिल इज टर्म एज, इसको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। मैनी एल्गा सच एज वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। और ये एग्जाम्पल कई बार पूछता है, फिर बच्चों को लगता है कि मैम हमको पता ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, वॉलवॉक्स में पूछ लिया, स्पाइरोगायरा में पूछ लिया, बताइए हम कैसे बताएं। तो बेटा यहाँ से बताओगे, यहाँ एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन कर रखा है, वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, कि अब मैक्सिमम जो एल्गा हैं आपको वहां पर जो लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। चलिए दूसरा जो पार्ट है वो आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इन दिस द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज। यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टेज होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्लियर, ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये क्या है, डोमिनेंट होगा यहाँ पर। चलिए, गैमेटोफिटिक phase is represented by a single to few celled haploid gametophytic। एग्जाम्पल की बात कर ले, एक एल्गा, और ये कौन सा एल्गा है, ये है फ्यूकस। कौन सा एल्गा है, फ्यूकस है। फ्यूकस स्पीसीज ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। द गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड। यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एल्गा में रट के बैठे हैं हम कि मैक्सिमम एल्गा में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, लेकिन एक एल्गी ऐसी है बेटा जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, और वो है फ्यूकस। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रही है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो कैसी होती है, तो वो डोमिनेंट टाइप की होगी। यहाँ पर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ध्यान रखना है, स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होगी। ठीक है, मियोसिस के बाद गैमेटोफाइट बनेंगे, और गैमेटोफाइट यहाँ पर डिपेंडेंट होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा सिनगैमी के फलस्वरूप। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको भी देख लेते हैं। On the other extreme, it is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic and dependent phase of the plant। Independent कौन होता है, डोमिनेंट कौन होता है, तो आप बताओगे यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन जो 2n स्टेज है वो डोमिनेंट होगी। क्लियर, द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको बस सिंपल सा याद रखना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो वो डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफिटिक जनरेशन पे, लेकिन जो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो 2n जनरेशन है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। एग्जांपल्स की बात करें, देखिए फ्यूकस यहाँ दे रखा है, और जो मैं बोल रही हूँ कि बेटा एग्जाम्पल देगा उसके बाद आपसे पूछेगा और आप कहोगे कि मैम हमको तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। कहाँ पढ़ा, एल्गी में कहाँ आता है कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये देखिए यहाँ आता है, और यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन कर रखा है जो फ्यूकस की स्पीसीज हैं। एल्गी में मैक्सिमम स्पीसीज में आप हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हो, लेकिन एक स्पीसीज ऐसी है फ्यूकस जिसमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। क्लियर, इन एडिशन all seed bearing plants that is gymnosperm and angiosperm followed this pattern with some variations। ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो मैक्सिमम आपको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिल जाएगी, और वहां पर आपको पता है वहां पर 2n जनरेशन क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होगी, ये डोमिनेंट होती है ना, पढ़ा है हमने। चलिए तो ध्यान रखेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में 2n जनरेशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है, वो आता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी अच्छी होती है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बैलेंस में होती है, और डिप्लॉन्टिक मतलब कि दोनों एक साथ कंडीशनिंग में रहते हैं। कैसे देखते हैं, both gametophytic and sporophytic are multicellular and often free living। यहाँ पर ऐसा हो रहा है
कि दो रूममेट एक ही रूम पे रह रहे हैं और दोनों फ्री लिविंग है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक कह रहा है भैया मैं अपना खाना बना लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना जीवन खुद चला लूंगा, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। दूसरा भी कह रहा है कि मुझे भी तुमसे मतलब नहीं है, मैं भी अपना खाना बना लूंगा, अपना रह लूंगा, अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन कंडीशन एक है कि रहना तो एक ही रूम पे पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर इस हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की है। और ये अगर आपको याद हो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, चलिए आप बताओगे। बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस। एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था कि जो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा की जब बात करते हैं तो वहां पर आपको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि बात करें ब्रायोफाइटा की, ठीक है, इसमें आप देखते हो कि ब्रायोफाइटा की जब बात करते हैं, चलिए थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेते हैं पहले। The gametophytic phase is few to multi-celled bryophytes and pteridophytes interstitially exhibited in intermediate condition, जिसको हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। Both phases are multicellular, दोनों multicellular होती हैं। However, they differ in their dominant phase. A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its encourage and nutrition. All bryophytes represent this type of pattern. ठीक है, तो ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि वहां पर गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट थी, लेकिन गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या थी? मेन प्लांट बॉडी थी। बट जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी उस पे आपने देखा था सीड, है ना, 3 पार्ट पढ़े थे, सीड, फूटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल जो मेन पार्ट था जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, और उसी के फलस्वरूप फिर क्या बन रहा था? तो उसी के फलस्वरूप फिर नए गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा था। तो वहां पर फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर डिपेंडेंट हो सकते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट हो सकती है, लेकिन अगर गैमेटोफिटिक की बात कर लें कि तुम अकेले रह के अपना जीवन चला लोगी तो नहीं रह सकता। दोनों को कंडीशन उनकी ये थी कि रहना तो एक ही साथ पड़ेगा, और आप वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकता है। गैमेटोफाइट तो आल्सो स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मल्टीसेलुलर था। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो। चलिए, तो ये 3 टाइप की आप लाइफ साइकिल पढ़ते हो। इन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body। ये आप देखते हो जब टेरिडोफाइट्स मैंने पढ़ाया था, तो टेरिडोफाइट्स में आप देखते हो कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होती है, लेकिन आल्सो उसको नीड पड़ती है किसकी? गैमेटोफिटिक बॉडी की। क्यों? क्योंकि गैमेटोफिटिक बॉडी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अल्टरनेट्स विथ मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रोपिक होती है। सेप्रोफाइट बॉडी कैसी थी? ऑटोट्रोपिक थी। इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हेप्लॉइड गैमेटोफाइट। हेप्लॉइड गैमेटोफाइट पर वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है? एक तरह से डिपेंडेंट होता है। सच ए पैटर्न इज नोन एज हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिट दिस पैटर्न। सारे के सारे टेरिडोफाइट्स में आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है। Interestingly, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus अगेन क्या है यहाँ पर? क्या आया? एक्सेप्शन आया, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि शुरू में हमने देखा एल्गी मैक्सिमम आपको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, लेकिन एक एल्गी ऐसी थी जो कि क्या थी? फ्यूकस, है ना। फ्यूकस में आपने देखा इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिली। कैसी लाइफ साइकिल देखने को मिली? डिप्लॉन्टिक टाइप की। तो एक एल्गी ऐसी है जिसमें डिप्लॉन्टिक, और बहुत सारी एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, केल्प हो गया, इनमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। फ्यूकस में आपको क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये लाइफ साइकिल में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए यूनिट के साथ मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू क्लास।